हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ साइकोलॉजी का अगला चैप्टर जिसका नाम है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस जैसा कि इसका नाम है, तो इसमें क्या रिलेटेड होता है? इसमें रिलेटेड होता है हमारे ब्रेन से, हमारा थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। तो एक एक टॉपिक जो है इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला है हमारा अटेंशन। अटेंशन आ गया हमारा, लर्निंग आ गया, एक सेकेंड, अटेंशन, लर्निंग, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर कॉग्निटिव प्रोसेस, अल्टरेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, परसेप्शन। तो एक एक करके इन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से, अटेंशन। क्या होता है अटेंशन? अटेंशन का जनरल मीनिंग ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे या किसी स्पेसिफिक टास्क पे कुछ समय के लिए फोकस कर पाना। अटेंशन, तो इसका क्या मीनिंग दिया गया है यहाँ पे? अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग। मतलब क्या? सिलेक्टिवली, हम अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सीखने के लिए उस पर फोकस करते हैं ऑन ए पर्टिकुलर स्टिमुलस वाइल इग्नोरिंग अदर्स। मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस, कोई भी जो हमारे सामने आता है, इस तरीके से करते हैं कि हमें आसपास की चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वो जो स्पेसिफिक क्वालिटी जो हम यूज़ करते हैं अपने ब्रेन की, वो क्या होती है? वो अटेंशन होती है। ठीक है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है? इन सब में अपना रोल जो होता है वो निभाता है। कैसे? परसेप्शन में अटेंशन, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं करेंगे तो लर्न ही नहीं करेंगे। परसेप्शन, उसका मीनिंग ब्रेन निकालेगा ही नहीं। अब परसेप्शन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग नहीं होगी तो एक्सपीरियंसेस नहीं गेन होंगे, तो मेमोरी भी नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से जो होता है, ये पूरा प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड होता है और चलता है। ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा डेफिनेशन क्या होगा अटेंशन का। तो अकॉर्डिंग टू डेमवाइल 1938, इन्होंने क्या बताया है अटेंशन के बारे में? अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग कि अपनी मर्जी से किसी चीज पर फोकस करना। ठीक है। अपने अटेंशन को सस्टेन करना अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर, किसी एक समय पे किसी एक पे फोकस करना। ठीक है। तो ये इनका डेफिनेशन है अटेंशन के लिए। क्या क्या टाइप्स होंगे? तो टाइप्स जो होता है ये बेस्ड होता है अटेंशन, डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ स्टिमुलाई एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब है? कि हम खुद से उसे कंट्रोल करें, मतलब वॉलेंट्री। खुद से अगर कंट्रोल नहीं करें मतलब इनवॉलेंट्री। ठीक। और नंबर, नंबर ऑफ स्टिमुलस, कितनी नंबर ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं या एक टाइम पे हम किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और नेचर ऑफ एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे जो होता है अटेंशन हमारा डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम इसके टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं। बेसिकली जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बहुत कॉमनली देखा जाता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, और अदर साइड में भी अटेंशंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन क्या है जो होता है। ये हमारा कंट्रोल पर जो डिपेंड करता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या होता है? कंट्रोल एंड एक्टिव अटेंशन। इसका क्या मीनिंग है? व्हेन अटेंशन इज डायरेक्टेड इंटेंशनली, अटेंशन डायरेक्टेड इंटेंशनली, अपनी मर्जी से, एंड कॉन्शियसली, कॉन्शियसली उसके बारे में क्या होते हैं, हम अवेयर होते हैं, इज कॉल्ड वॉलेंट्री अटेंशन। द पर्सन डिसाइड टू पे अटेंशन टू समथिंग, मतलब वो खुद से डिसाइड करता है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है। तो ये वॉलेंट्री अटेंशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ए स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली टू ए लेक्चर, टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक। वो खुद से डिसाइड कर रहा है कि हाँ मुझे ये टॉपिक सीखना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उतने समय के लिए वो उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसी में बताया गया है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वॉलेंट्री अटेंशन का।
तो वॉलेंट्री अटेंशन जो होता है इसमें क्या रिक्वायर मेंटल एफर्ट, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आप एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे अटेंशन मेंटेन करना है अपना, तो एफर्ट और मोटिवेशन की तो नीड होती ही होती है। कंट्रोल्ड बाय द विल और गोल ऑफ द पर्सन, हाँ उसका एक स्ट्रॉन्ग विल होना बहुत ज़रूरी है वॉलेंट्री अटेंशन के लिए। डेवलप विथ एज एंड लर्निंग, हाँ अकॉर्डिंग टू द एज एंड लर्निंग, क्योंकि डिपेंड करता है। अब चिल्ड्रंस में तो उतना अच्छा नहीं होगा ना तो उतना अच्छा उनका विल पावर होगा, ना ही उतना अच्छा उनका फोकस होगा। हाँ जैसे जैसे वो अडोलसेंस से अडल्ट की तरफ बढ़ते हैं उनका विल पावर बढ़ता है, उनके मोटिव्स डिफरेंट होते हैं, डिज़ायर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है उनका अटेंशन लेवल भी अलग तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, इसका साइकोलॉजिकल बेसिस जो बताया गया है कि किस तरीके से जो होता है ये ब्रेन लेवल पे जो होता है रिलेटेड होता है, तो इट इन्वॉल्व्स फ्रंटल लोब एक्टिविटी, मतलब ये जो भी हमारा अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, और क्या होता है रेशनलाइजेशन होता है, ये सारी जो होती हैं मेन एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन, ये क्या रिलेटेड होती हैं फ्रंटल लोब से। हमारा जो सेरिब्रम है, हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, वो उसके फ्रंटल लोब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा हो गया इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अटेंशन मतलब कि हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है उस पर, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बस वो एक स्टिमुलस, एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के टाइम पे जो होता है वो अपने आप ही आ जाता है, ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होता है और पैसिव अटेंशन होता है। मीनिंग क्या है इसका? व्हेन अटेंशन इज कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई विदाउट एफर्ट और इंटेंशन, मतलब वही है कि हम अपने एफर्ट्स के बिना जो है किसी स्टिमुलाई के ऊपर जो होता है अटेंशन अपना फोकस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग योर हेड व्हेन हियर ए लाउड नॉइज, कहीं भी फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए किसी मार्केट प्लेस पे हैं और अचानक से कोई धमाका होता है, तो हम सामान खरीद रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, क्योंकि क्या है वो एक लाउड नॉइज, एक लाउड सुनाई देता है, तो आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी चला जाता है। तो ये जो अटेंशन जो शिफ्ट हुआ आपका एक जगह से दूसरे जगह, ये जो होता है ये इनवॉलेंट्री में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसी में हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इनवॉलेंट्री का, तो इनवॉलेंट्री का है तो फिर अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे हैं, तो इसमें एफर्ट्स और मोटिव्स तो नहीं लगते हैं। ठीक है, एफर्ट्स और मोटिव इसमें नहीं लगते हैं, पर इस पर क्या होता है ये विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। ठीक है, स्टिमुलस ड्रिवन, ये स्टिमुलस ड्रिवन होता है, मतलब डिपेंड करता है स्टिमुलस की नेचर पर, स्टिमुलस का क्या इंटेंसिटी है, इसके बेसिस पे जो होता है ये डिपेंड करता है ये अटेंशन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है? नोवेलिटी, इंटेंसिटी और सडननेस, इन सारे फैक्टर पे क्या होता है ये डिपेंड करता है। नोवेलिटी, कोई नई चीज़ हुई जिस पर जो होता है अपने आप ही ध्यान चला जाता है। ठीक, तो ये जो होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनवॉलेंट्री के। और साइकोलॉजिकल बेसिस इसका क्या है? कंट्रोल बाय रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन का जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो जो फंक्शन करता है वो इस तरीके के अटेंशन के लिए फंक्शन करता है, और सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ब्रेन से रिलेटेड है। तो हमारा जो होता है अदर टाइप्स में जो होते हैं हमारे अटेंशन में आते हैं हमारे कुछ और हैं, उनमें से एक है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन क्या होता है? इसका मीनिंग है अटेंशन दैट बिकम ऑटोमेटिक थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस और हैबिट, मतलब क्या है ये डेवलप होता है किसी एक काम को बार बार लंबे समय तक करने की वजह से। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टाइपिस्ट है जो कि क्या कर रहा है, टाइप करने का काम वो करता है, पर क्या करता है ऑटोमेटिकली जो होता है वो फोकस करता है, टाइप करता है और एरर्स पे, क्योंकि क्या है टाइप करने के बाद वो डेली डिटेक्ट करता है अपने डाटा कि हाँ उसमें कोई एरर नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन करने के बाद जो होता है ये उसमें डेवलप हो जाएगा कि अपने आप ही वो उन एरर्स को क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और नर्स जो होती है, अगर मान लीजिए कि वो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर रही है, ठीक है, या फिर उसका केयर कर रही है, तो फिर वो क्या करेगी, वो डेली बेसिस पे वो काम कर रही है, तो उस डेली बेसिस पे क्या करेगी, वो पेशेंट का डाटा चेक करेगी, वाइटल्स चेक करेगी, और ये उसका हैबिचुअल हो जाएगा, और डेली वो उसका करेक्ट उसका मेडिकेशन, उसके डोजेस और डेली रिव्यू करेगी, ये उसका हैबिट डेवलप करेगा। और बाद में क्या होता है ये हैबिट एक डेवलप हो जाती है ना चाहते हुए भी,
फिर से वो अपना अटेंशन उस पर मेंटेन करने लगती है। मतलब ये सब पर लागू होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हैबिचुअल अटेंशन फॉर्म होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नो स्पेशल एफर्ट नीडेड, स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन लर्न हैबिट, मतलब वही है हैबिट जितना डेवलप करें। कंबाइनेशन ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एलिमेंट्स, हाँ वॉलेंट्री कैसे होगा? क्योंकि कुछ समय तक तो आपको कोई काम अपनी मर्जी से करना होगा, तभी तो वो हैबिट बनेगी। तो जब वो हैबिट बन जाती है तब क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री अपने एक्शन में आ जाती है। तो वो जो होता है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में भी जो होता है आपस में रिलेटेड होता है, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट जो होता है हमारा टाइप है अदर्स में सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन का क्या मीनिंग है? द एबिलिटी टू मेंटेन फोकस ऑन ए सिंगल टास्क और स्टिमुलस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लंबे समय तक किसी एक सिंगल टास्क पर अपने अटेंशन, अपने फोकस को मेंटेन रखना जो होता है, ये जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है? हमारा सस्टेन्ड अटेंशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए नर्स ऑब्जर्विंग ए पेशेंट मॉनिटर ड्यूरिंग लॉन्ग शिफ्ट, ठीक है। कोई पेशेंट है वो जो होता है लंबे समय तक हॉस्पिटल में है, तो नर्स जो होती है वो उसके जितने भी रिलेटेड, उसके केयर से रिलेटेड, उसके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सब कुछ जो होती है वो उसका मॉनिटर करती है, यानी लंबे समय तक उसका अटेंशन उस पर मेंटेन होता है। ये हमारा सस्टेन्ड अटेंशन पे आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके? रिक्वायर्स हाई मेंटल एनर्जी, बिल्कुल ज़रूरत होती है क्योंकि लंबे समय तक मेंटेन करना तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई। तो इसमें हाई मेंटल एनर्जी और साथ साथ फिजिकल एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो रिड्यूस विथ फटीग, क्योंकि फिजिकल एनर्जी तो नीडेड होगी, अगर फटीग होगा तो फिर अटेंशन डिस्टर्ब होगा। इसेंशियल इन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। जो भी ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, जिनमें जो होता है अटेंशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा होता है, तो फिर इनमें जो होता है इस तरीके का अटेंशन पाया जाता है सस्टेन टाइप, ठीक है। सस्टेन टाइप अटेंशन हो गया। अब आ गया हमारा डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन का क्या मतलब है? द एबिलिटी टू अटेंड टू और मोर टास्क और स्टिमुलस साइमल्टेनियसली, मतलब एक से ज़्यादा टास्क पर फोकस करना एक ही समय पे, तो ये जो होता है हमारा डिवाइडेड अटेंशन में आता है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग द म्यूजिक वाइल कुकिंग और टॉकिंग ऑन द फोन वाइल वॉकिंग, ठीक है। हम कुकिंग कर रहे हैं, हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, मतलब एक साथ दो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि ये डिपेंड करता है कि जो होता है काम का हमारा क्या नेचर है और किस तरीके का स्टिमुलस है, ठीक है। अगर दोनों जो होता है बहुत हाई लेवल के नहीं है तो आपस में बैलेंस हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी हाई लेवल का अटेंशन नीड करता है, कोई और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते हैं। तो इस कंडीशन में जो होता है डिवाइडेड अटेंशन जो होता है एक डिस्ट्रैक्शन में भी बदल जाता है और ये पूरी तरीके से काम नहीं करता है इफेक्टिवली, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इफिशियंसी डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क पे डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया। ईजियर देन वन और बोथ टास्क आर ऑटोमेटिक, मतलब क्या होता है ईजियर होते हैं तो ऑटोमेटिक होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिला के चलाना आसान होता है। रिलेटेड टू मल्टीटास्किंग एबिलिटी, हाँ मल्टीटास्किंग होगा क्योंकि अगर इजी स्टिमुलस को आप एक से ज़्यादा स्टिमुलस को एक समय पे हैंडल कर पा रहे हैं तो मल्टीटास्किंग में वो ऑलरेडी आ जाता है। लिमिटेशन क्या होंगे इसके? अटेंशन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, परफॉर्मेंस में डिक्रीज बाय ओवरलोड, मतलब वही है अगर ओवरलोड हो गया तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है। इसका नेचर ऑफ स्टिमुलस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा हो गया अगला सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन का क्या मीनिंग है? फोकसिंग अटेंशन ऑन वन स्पेसिफिक स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स, मतलब एक स्टिमुलस, कोई एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे जो होता है फोकस करना है अदर को छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू योर टीचर वॉइस इन ए नॉइजी क्लासरूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्लासरूम है जिसमें कोई टीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जिससे जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखना है, पर क्लास में बहुत शोर हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, उसे सीखना है तो वो क्या करेगा, अपना अटेंशन उस शोर से हटा के क्या करेगा, उनके लेक्चर पे शिफ्ट करेगा, उस पर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप का जो अटेंशन होता है ये हमारा किस में आता है? सस्टेन्ड अटेंशन में आता है, सिलेक्टिव अटेंशन में आता है, सॉरी। नेक्स्ट है, हाँ तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
फिल्टर आउट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या है, ये जो होता है इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो होता है फिल्टर आउट कर देता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क पर जो होता है फोकस करता है। अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड इमोशनल स्टेटस, जो भी हमारा लर्नर है उसके इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड इमोशनल स्टेटस पे जो होता है इस तरीके का अटेंशन वो डिपेंड करता है। इसेंशियल फॉर लर्निंग एंड परसेप्शन, हाँ अच्छा अगर अटेंशन होगा आपका तो लर्निंग एंड परसेप्शन जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, अब इसका साइकोलॉजिकल बेसिस में जो बताया गया है, ये दो टर्म है, एक ब्रॉडबैंड फिल्टर्स थियरी। ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी कहती है कि जो चीज़ अननेसेसरी होती है, जिसकी हमें नीड नहीं होती है, हमारा ब्रेन क्या करता है, उसे फिल्टर आउट करके उसे ब्लॉक कर देता है। मतलब क्या है कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ पर ही जो हमें सीखना है हम उसी पर फोकस करते हैं और दूसरे वाले को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा टर्म है, ये ट्राइजमन एटेन्यूएशन मॉडल, ये क्या कहता है, ये इनके जो इस थियरी है इनको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ये बोलता है कि पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करता है, ब्रेन जो होता है उन सारे स्टिमुलस को नोटिस करता है, पर क्या होता है कि जैसे हम अपने फ़ोन का वॉल्यूम जो होता है जितना नीडेड होता है उतना बढ़ाते हैं, नहीं नीडेड होता तो घटा देते हैं एक का। तो इस तरीके से ब्रेन काम करता है, जो स्टिमुलस नीडेड नहीं है उनका जो प्रोसेसिंग की फ्रिक्वेंसी उसको कम कर देगा, और जो स्पेसिफिक आपको नीडेड है उसको क्या करता है, बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है और उसके मीनिंग्स निकालता है। तो वो इस जो होता है इस तरीके से इनके थियरी को रिजेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो होता है ये दोनों इस अटेंशन को जो होता है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसी में शुरू हो गया हमारा अल्टरनेटिंग अटेंशन, मतलब जो क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग अटेंशन मतलब शिफ्टिंग अटेंशन। ये जो टाइप है ये बताता है द एबिलिटी टू शिफ्ट फोकस बिटवीन टू और मोर टास्क और स्टिमुलाई, मतलब टू और मोर देन वन टास्क पे अपनी टास्क को अपने नीड के अकॉर्डिंग जो होता है शिफ्ट कर पाने की जो एबिलिटी होती है, ये अल्टरनेटिंग अटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए नर्स टेकिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड देन चेकिंग द वाइटल अल्टरनेटिव, मतलब कोई नर्स है वो हिस्ट्री कलेक्शन कर रही है पेशेंट का, लेकिन तुरंत ही उसने क्या किया, खोल के फाइल उसने पेशेंट का वाइटल चेक कर लिया। तो इस तरीके से जो होता है नीड के अकॉर्डिंग नर्स ने अपना अटेंशन एक काम से दूसरे पर शिफ्ट कर लिया। तो इस तरीके का अटेंशन क्या होता है हमारा अल्टरनेटिंग अटेंशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, रिक्वायर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप इजीली जो होता है एक से दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट, मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट, अब नर्सिंग फील्ड ही है फॉर एग्जांपल, मल्टीटास्किंग होता है कि ढेर सारे काम होते हैं, पेशेंट की केयर से लेके, पेशेंट के मेडिकेशन से लेके, पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारे काम नर्सेस को करने होते हैं। तो उस कंडीशन में जो होता है इस तरीके का अटेंशन जो होता है वो नीडेड होता है। इससे अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हुआ हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन क्या क्या मतलब है, ऐसे फैक्टर जो कि क्या बोलते हैं अटेंशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे जो अटेंशन को ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अटेंशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल डिटर्मिनेंट्स विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अटेंशन पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो उनमें जो होता है बेसिकली दो में डिवाइड करके इन्हें क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया हमारा इंटरनल फैक्टर और दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारा स्टिमुलाई से, और जो होता है इंटरनल फैक्टर जो होता है जो पर्सन है जो क्या बोलते हैं लर्नर है उससे रिलेटेड होता है, किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, उसके पर्सनल जो होता है ट्रेड्स पर, उसके इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा आ गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है, फैक्टर अराइज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टिमुलस इटसेल्फ, स्टिमुलस की प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया, एंड हाउ इट्स इंटरेक्ट विद सेंसरी परसेप्शन, और किस तरीके से जो होता है वो सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसके जो होते हैं कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें आ गया हमारा इंटेंसिटी एंड साइज। किसका इंटेंसिटी, स्टिमुलस का फॉर एग्जांपल किसी आप लाउड नॉइज आपने सडनली सुना, तो उसका लाउड नॉइज है तो आपका अटेंशन सडनली आपको उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साइज़ क्या है इस पर भी जो होता है वो डिपेंड कर रहा है। मूवमेंट में फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम उसे जो होता है अपने वॉइस के थ्रू बुला रहे हैं, पर वो अटेंशन अपना नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम उसे ऐसे हैंड हिला के हाय हेलो करके उसे बुलाएंगे, तो क्या मूवमेंट और वॉइस दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये अटेंशन को ग्रैब करने के लिए क्या करेगा, जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होगा।
चेंज और वेरिएशन, कोई सडन चेंज आ रहा है, कोई नई थिंग, तो उस पर भी जो होता है नॉर्मली हमारा ब्रेन क्या करता है, इस तरीके से फंक्शन करता है, अटेंशन को शिफ्ट कर देता है। कोई नई चीज़, कोई सडन बदलाव हो गया तो उस पर भी जो होता है अटेंशन बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ब्रेन जो होता है वो इस तरीके से ट्रेन होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करता है और उनको जो होता है इजीली लर्न करने के लिए काफ़ी देर तक अपना फोकस उस पर मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये जो होता है ये स्टिमुलस का नेचर जो होता है ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा जो होता है स्टिमुलस या जो भी हमें सीखना है, प्रॉब्लम हो गया, टास्क हो गया, जो भी सीखना है वो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, ब्रेन उतनी जल्दी जो होता है उसे रिसीव करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एंड नोवेलिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड नोवेलिटी, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि जैसे कि फ्लावर हो गए, अब कोई रोज़ है तो उसका क्या है, पिंक या रेड कलर का रोज़ है तो उसके ग्रीन पत्ते, हम दोनों को एक साथ जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो हमारा जो होता है अटेंशन उस पर बनता है क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उन दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ह्यूमन ब्रेन जो होता है अपना अटेंशन किसी जो होता है कॉन्ट्रास्ट चीज़ पर लगाता है। नोवेलिटी, कोई नई चीज़ हो गई जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका सडन इनवॉलेंट्री अटेंशन चला जाएगा। ठीक है, और इसी में है हमारा रिसेप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे स्टिमुलस के जो होते हैं फैक्टर होते हैं जो कि अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे हमारे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं जैसा कि मैंने बताया वो रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस पे। तो जो होता है इसमें आगे हमारे कुछ फैक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। इंटरेस्ट, पर्सन की खुद की इंटरेस्ट और उसका मोटिवेशन, उसका क्या डिज़ायर है, वो क्या सीखना चाहता है, उसके बेसिस पे जो होता है वो अपना अटेंशन किसी चीज़ पर लगाता है। और इसका जो होता है आगे हमारा वॉलेंट्री अटेंशन, वॉलेंट्री जो होता है वॉलेंट्री टाइप का अटेंशन जो होता है इस तरीके में यूज़ होता है। इमोशंस एंड मूड, इमोशंस एंड मूड डिपेंड करते हैं। इमोशंस अगर जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत हैप्पी है तो वो क्या होगा, एक्साइटेड है तो अपने काम पर वो फोकस करेगा और काफ़ी लंबे समय तक वो फोकस करेगा लर्न करने के लिए। मूड अगर डिप्रेसिव है तो क्या करेगा, सुस्त एक किनारे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं करना है, तो उस कंडीशन में तो उसका अटेंशन किसी चीज़ पर भी नहीं लगेगा। ठीक, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन कैसे जो होता है अटेंशन जो होता है करता है एक्सपेक्टेशन। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे उसमें बैठे हुए हैं इन्वायरमेंट में, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और कोई ऐसी घटना हो गई कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर सडन हो गई, पर तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका ध्यान वहाँ जाएगा, एक सिचुएशन में दूसरे में शिफ्ट हो गया। ये जो अटेंशन जो आता है तो ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस में अब आपका कोई हो गया पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो वहाँ का खाना जो है वो किसी ने आपको बताया है या आपने सुना है कहीं पे या फिर पहले भी आपने खाना खाया है, अच्छा नहीं है, तो फिर आपका अटेंशन जाएगा, अरे यहाँ का खाना तो अच्छा नहीं है, आपका एक परसेप्शन वहाँ पे बना हुआ है, तो आपका वहाँ से अटेंशन हट के कहीं और नहीं कहीं और चलते हैं, किसी अच्छी जगह चलते हैं। तो इस तरीके से जो होता है अटेंशन एक्सपीरियंसेस पर और एक्सपेक्टेशन पर होता है डिपेंड करता है। हम अपने नीड्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है इंटरेस्ट वो मेंटेन करते हैं अटेंशन। फटीग एंड अलर्टनेस, ये बॉडी के फिजिकल जो होते हैं हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान बहुत फटीग है, थका हुआ है, तो वो किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। नीड एंड डिज़ायर पर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो होते हैं हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं एक इंडिविजुअल से अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी का क्या मतलब होता है डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। डिग्री मतलब होता है कि कितने लंबे समय तक कोई पर्सन अपना फोकस किसी एक टास्क पे, किसी एक प्रॉब्लम पे जो होता है उसको स्टेबल बना के रख सकता है स्ट्रांगली, कितना स्ट्रेंथ है उसके अटेंशन का, ये जो होता है हमारा डिग्री होती है। और ड्यूरेशन क्या होता है, कितने लंबे समय तक वो मेंटेन कर पाएगा, ये हमारा ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन रिफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन फोकस ऑन ए टास्क और स्टिमुलस बिफोर देयर अटेंशन शिफ्ट।
मतलब क्या है कि जब तक वो समय, वो टाइम पीरियड, जब तक उसका अटेंशन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं होता, ठीक है, वो कब तक मेंटेन कर पा रहा है वो टाइम पीरियड, ठीक है, वो जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन होता है। इट वेरीज बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारा एज हो गया, टास्क डिफिकल्टी हो गया, मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ये फैक्टर्स है। अब एज के अकॉर्डिंग होगा, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग अटेंशन लेवल डेवलप होता है, तो उस पर डिपेंड करता है टास्क की डिफिकल्टी क्या है एंड मोटिवेशन, ये जो इंटरनल फैक्टर हैं पर्सन्स के, ठीक है। इंटरनल इंटरेस्ट लेवल हो गया, फटीग एंड स्लीप, डिस्ट्रैक्शन एंड मोटिवेशन एंड गोल, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इस तरीके से डिग्री एंड ड्यूरेशन में जो होता है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा अल्टरेशन इन अटेंशन। अल्टरेशन इन अटेंशन का एक दूसरा मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है? Distraction means any stimulus whose presence interferes with the process of attention or draws away attention from the object which we wish to attend, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है इसका कि ऐसा फैक्टर जो हमारे फोकस को क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है। हम जिस चीज़ पर अपना फोकस लगाना चाहते हैं वहाँ से क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है। वो फैक्टर क्या होगा? वो जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। These alterations in attention reduce efficiency of work, मतलब डिस्ट्रैक्शन जो होता है efficiency of work को क्या करेगा? कम कर देगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर फोकस नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज़ लर्न ही नहीं कर पाएंगे। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन में द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी क्या बोलते हैं? वेरी वेरी मच, बहुत सारे हैं। दे अफेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेंटल सेटअप। इंडिविजुअल का ओन मेंटल सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या मीनिंग है? मेंटल सेटअप कैसे? अब कोई ह्यूमन है, कोई इंसान है जो कि क्या कर रहा है, उसका मेंटल सेटअप पहले से ही किसी काम को लेकर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोचता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल्चरल एक्टिविटीज़ में किसी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, पर क्या है उसका जो है एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, नहीं इससे क्या ही होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर क्यों पार्टिसिपेट करना है, टाइम वेस्ट है। तो उससे क्या होगा? उसका मेंटल सेटअप बना हुआ है, तो उस हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है उसके लिए, तो वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी तो बाहर आने से रही। तो इस तरीके से जो होता है मेंटल सेटअप जो होता है इंसान के अटेंशन को जो होता है अफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसे हो गई? पर्सनालिटी जो हो गई, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। अब इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट से कहीं ज़्यादा अलग होते हैं। अब किसी पार्टी गैदरिंग में जा रहे हैं तो इंट्रोवर्ट तो ऐसे ही क्या होता है सोशलिटी पे या फिर सोशल इंटरेक्शन पे तो उतना फोकस करते नहीं हैं, उन्हें तो जैसे मतलब ही नहीं होता है, इनसे एक कोने में पड़े रहेंगे, तो इन चीज़ों को वो इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सनालिटी भी जो होती है अटेंशन लेवल पे जो होती है अपना इफेक्ट डालती है। द कंडीशन विच कॉज डिस्ट्रैक्शन टू एन इंडिविजुअल मे प्रूव हेल्पफुल इन सस्टेनिंग अटेंशन टू अदर, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो कॉज करते हैं, पर कुछ कुछ लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं? हेल्पफुल होते हैं अटेंशन मेंटेन करने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस को हम समझेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? नॉइज, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, अनकंफर्टेबल सीट्स, अनफेवरेबल टेम्परेचर, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड डिफेक्टिव वॉइस। ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं? वो अटेंशन पे क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। इंटरनल फैक्टर, इंटरनल में हमारा हो गया इंडिविजुअल का, उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, उसका हेल्थ सही नहीं है, बोर्डम, लैक ऑफ मोटिवेशन, फटीग, ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कि इंडिविजुअल की अटेंशन लेवल को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। अब आ गए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कितने टाइप्स होते हैं डिस्ट्रैक्शन के? तो इसके टाइप्स में हमारे आ गए पहला कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन और दूसरा आ गया हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है? द डिस्ट्रैक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है,
कॉन्टिन्यूसली होता है। फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कॉन्टिन्यूसली, द नॉइज एट द मार्केट प्लेस, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो चल रहा है, ठीक है, मार्केट प्लेस, तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रैक्शन होता है। डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रैक्शन में क्या होगा, इट इज़ इरेगुलर, रेगुलर नहीं होता है, हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द हियरिंग ऑफ समबडी वॉइस एवरी नाउ एंड देन it interferes with the work because of the impossibility to adjustment, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए कोई जो होते हैं दो स्टूडेंट्स हैं जो आपस में एक साथ रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, रूममेट्स बन के, तो वो उन दोनों को पढ़ना होता है, पर एक जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा है और एक जो होता है उसी टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, तो वो डेली बात कर रहा है, लेकिन क्या है पढ़ाई के टाइम पे वो बात कर रहा है तो दूसरा वाला डिस्टर्ब हो रहा है, तो मतलब ये है कि क्या करे दूसरा वाला उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उस टाइम पे, तो मतलब ये डेली बेसिस पे नहीं कर जो होता है डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सम मेजर मीन्स ऑफ रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन, कुछ जो होते हैं मीडियम से जिसके थ्रू जो होते हैं कुछ मेथड्स हैं जो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन जो भी कॉज कर रहे हैं, जो भी फैक्टर है उन्हें क्या करना है, रिमूव कर देना है। हमें अपना अटेंशन, अपना वॉलंटरी अटेंशन यूज़ करना है अपने काम को करते समय, और क्या करना है, बीइंग एक्टिव इन वर्क, डिसरिगार्ड फॉर डिस्ट्रैक्शन, मेकिंग द डिस्ट्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब क्या है, कुछ है फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे कि हम फ़ोन बहुत ज़्यादा, आज के टाइम में तो फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो फ़ोन चला के हम अपना टाइम वेस्ट करें उससे अच्छा है कि हम फ़ोन चला के कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, जैसे कि रील्स चलाने के टाइम पे आप लेक्चर्स देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है हम डिस्ट्रैक्शन को भी अपने लिए यूज़फुल बना लें, तो ये तरीका भी होता है एक डिस्ट्रैक्शन को कम करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये अटेंशन हमारा खत्म हो गया, उसके सारे टॉपिक्स हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, परसेप्शन। तो परसेप्शन का क्या मीनिंग होता है, परसेप्शन और सेंसेशन जो होते हैं वो आपस में साथ साथ चलने वाले दो टर्म है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सेंसेशन जो होता है हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करते हैं या इंटरनल स्टिमुलस को परसीव करते हैं और ब्रेन तक क्या करते हैं, सिग्नल पहुँचाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा सेंसेशन होता है। पर परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन जो होता है हमारा ब्रेन जो भी उसका जो होता है प्रोसेस करके एक इंटेलेक्चुअल, एक मीनिंगफुल वर्ड जो रिस्पॉन्स निकालता है वो हमारा परसेप्शन होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आ गया हमारा, इट रिफर्स टू द process by which we interpret and make sense of sensory information from our इन्वायरमेंट से जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है उसका हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके उसके जो होते हैं मीनिंग्स निकालते हैं। इट इन्वॉल्व्स आवर 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस जो हैं उन सभी को जो होता है ये इन्वॉल्व करता है, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, एज वेल एज कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारा ब्रेन फंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड एक्सपेक्टेशन। तो इस तरीके से जो होता है परसेप्शन और सेंसेशन एक साथ एक दूसरे के साथ जो होता है चल के जो होता है फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया कितने जो होते हैं टाइप्स। इसमें टाइप्स जो होता है ये बेसिकली बताया गया है जो होता है सेंसरी ऑर्गन के बेसिस पे कि उनका फंक्शन कैसा है उसके बेसिस पे बताया गया है। तो ये हमारा विजुअल पहला आ गया, हमारा विजुअल परसेप्शन, कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होता है रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो होता है परसीव करते हैं, देख के। ऑडिटरी, किसी चीज़ को सुन के हम कैसे परसीव करते हैं। टेक्टाइल परसेप्शन, किसी चीज़ को छू कर कैसे परसीव करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। एंड सोशल परसेप्शन, लोगों से हम कैसे जो होता है लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनके बिहेवियर्स, उनकी बातों का हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके अपनी भाषा में समझते हैं। तो ये सारा जो होता है ये सारे परसेप्शन के टाइप डिपेंड करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन पे, ठीक है। अब इसमें हमारा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो बताया गया है इसमें। Perception is the experience of object, event or relationship obtained by extracting information from the interpreting sensation। मतलब क्या है कि हमारा जो होता है परसेप्शन क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप, इवेंट्स जो होंगे इन सब पर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि परसेप्शन के लिए हम समझ लें कि हमारा कोई जो होता है एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जब हम नए सिचुएशन में जाते हैं तो हम उससे रिलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है हम जनरेट करते हैं मीनिंग।
तो ये इस तरीके से रिलेटेड होता है। और ये जो डेफिनेशन जो दिया गया था ये जे जैक्सन, ओ डेसिडाटो एंड डेवी हाउसिन 1976 इन्होंने दिया था इसको। दूसरा जो है हमारा डेफिनेशन है, परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, for it is the way each person process the raw data he receives from the environment into meaningful pattern। मतलब वही है कि कैसे जो होता है वो environment से स्टिमुलस या फिर किसी भी जो होते हैं डाटा को रिसीव करता है और क्या करता है, उनका मीनिंग निकालता है। और ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये हमारा दिया गया था किसने, सिल्वरमैन ने दिया था 1976 में। नेक्स्ट इसमें आगे हमारे प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ परसेप्शन, शायद इसमें जो होता है इसलिए प्रिंसिपल्स डाले गए हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ वर्क करती है और क्यों करती है। तो बेसिकली ये इसमें इसीलिए इस कंटेंट में इसीलिए डाला गया ताकि आप परसेप्शन को समझ पाएँ कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें जो होता है हमारा सबसे पहला आ गया है, ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आ गया जेस्टाल्ट प्रिंसिपल। ये जो जेस्टाल्ट ये जो वर्ड है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मीनिंग होता है होल और पैटर्न इन जर्मन, ठीक है। तो इन्होंने जो होते हैं ये कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने आपस में जो काम किया था और अपनी एक थियरी दी थी। और वो थियरी क्या थी, वो क्या थी कि जो हमारा ब्रेन है वो किसी चीज़ को क्या करता है, एज ए होल परसीव करता है, ठीक है। और वो कौन कौन लोग थे इसमें हमारा वर्दीमेयर हो गए, कोफका हो गए, कहलर हो गए, ये सारे लोगों ने मिल के जो होता है थियरी रखी थी जेस्टाल्ट प्रिंसिपल की, ठीक है। प्रपोज सेवरल प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वी टेंड टू ऑर्गेनाइज विजुअल इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न और होल्स, ठीक है। तो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल ने बताया था परसेप्शन के बारे में कि हमारा ब्रेन जो होता है वो चीज़ों को पूरी तरीके से जो होता है वो पूरा परसीव करता है, ठीक है। अब हमारा जो होता है ये इसी में जेस्टाल्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत जो होते हैं ये सारे जो होते हैं ये सब जो होते हैं वो आते हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारा आ गया पहला प्रिंसिपल ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। इसका क्या मतलब है, जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए क्या करता है, अपने बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में उसको देखता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये इमेज देख लीजिए, ये इमेज जो इसमें दिया गया है ये जो होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कैसा है, ग्रे कलर का है, ये ग्रे कलर का है। मैं कैसे इसे परसीव कर रही हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ग्रे कलर का है और इसका ये जो बैकग्राउंड है ये क्या है, वाइट कलर का है, ठीक है, वाइट कलर का है। मैंने क्या देखा, इसे अपना फिगर बनाया और इसे क्या बनाया, ग्राउंड बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं मान लीजिए मैं इसे फिगर बना लूँ, ये जो आपको इसका जो आपको ये परछाई इसकी दिख रही है मैं इसे बना लूँ कि हाँ इसका जो इसके साइज छोटा है, इससे छोटा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अपना फिगर बना रही हूँ और इसको क्या कर रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं। इस तरीके से जो होता है हम फिगर एंड ग्राउंड को आपस में जो है कंपेयर करके हम परसीव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है वी टेंड टू ऑर्गेनाइज आवर परसेप्शन इनटू टू पार्ट्स, फिगर क्या, वो ऑब्जेक्ट जिसे हमें परसीव करना है, ग्राउंड द बैकग्राउंड और सराउंडिंग्स जो हमारा उसका बैकग्राउंड है। एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड टेक्स्ट ऑन पेज द वर्ड आर द फिगर, मतलब जो हम कोई पेज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्लाइड रीड कर रही हूँ तो मेरे लिए ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ये फिगर्स हैं, और जो इसका आप वाइट बैकग्राउंड देख रहे हैं ये क्या है, उसका ग्राउंड है, ठीक है। इन पिक्चर्स लाइक दैट रूबिन वेज you may see either two faces or ways depending on you treat as figure, किसको आप एज ए फिगर ट्रीट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रूबिन वेज है इसमें होता है बेसिकली जो होते हैं इस तरीके से जो होते हैं दो फेसेस होते हैं, ठीक है, दो फेसेस होते हैं। इस तरीके से दो जो होते हैं वो दो फेसेस होते हैं, ठीक है, दो फेजेस होते हैं, इस तरीके से दो फेजेस बने होते हैं, फेस, ठीक है, इस तरीके से दो फेज होते हैं। तो आप देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा कलर कर दे तो ये जो फेसेस हैं इन दोनों को अगर मैं देखें तो आपको अगर परसीव करें तो ये दो फेस हैं, ये कोई दो फेस आपको नजर आएंगे। पर अगर आप
आप इसे फिगर अपना बनाए तो ये आपको दो फेस नजर आएंगे और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या आपको वाइट नजर आएगा। ये पूरा मान लीजिए ये रेड है पूरा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अगर इनको इनको जो है आप इनको फिगर ना बना के ग्राउंड को बनाए तो क्या होगा, ग्राउंड को अपना ऑब्जेक्ट बनाए तो ग्राउंड को अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या है कि हम जिस और जो थे कॉन्सेप्ट में किसको अपना फिगर बना रहे हैं, किसको अपना ग्राउंड बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन कैसा होगा, ठीक है। तो फिगर एंड ग्राउंड जो होता है ये इस तरीके से चीज़ों को बताता है कि कैसे जो होता है एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है ऑब्जेक्ट्स को परसीव करता है। नेक्स्ट है हमारा, इसी के मीनिंग्स में बताया, आवर अटेंशन नेचुरली सेपरेट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द देयर बैकग्राउंड। मतलब वही है, इसका बेसिक मीनिंग ही यही है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम उसे परसीव करते हैं उसके बैकग्राउंड के एस्पेक्ट्स में, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। ये क्या कहता है, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर इन शेप, वो ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर इन शेप है, कलर साइज एंड टेक्सचर टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर एज वन। जो सिमिलर शेप है, टेक्सचर में है, साइज में है, उनको एक जो होता है हमारा ब्रेन उनको एक ग्रुप करके देखता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट वियरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म यू मे ग्रुप दोज वियरिंग वाइट कोट्स एज नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो अलग अलग जिस हिसाब से एग्जाम्पल बताया गया है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म कलर के पहन रखे हैं, तो उन जो सेम कलर के हैं उनको एक अलग ग्रुप बना देगा और जो अलग हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से जो होता है हमारा ब्रेन परसीव करता है चीज़ों को इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मीनिंग, आवर ब्रेन लाइक्स टू सी सिमिलर एलिमेंट्स एज बिलोंगिंग टुगेदर। जितना सिमिलर होगा उतने जल्दी उसे परसीव करके उसके मीनिंग्स निकाल लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है, नियरनेस। इसका क्या मीनिंग दिया गया है, स्टिमुलस दैट आर क्लोज टुगेदर इन ए स्पेस और ए टाइम आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। मतलब क्या है, हमारा ब्रेन जो होता है किस तरीके से काम करता है, जो चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, बहुत पास पास होती हैं, एक टाइम पे साथ में होती हैं, वो क्या करता है हमारा ब्रेन उनको एक जैसा जो होता है वो परसीव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सी ए रो ऑफ डॉट्स जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एज टू सेपरेट ग्रुप्स बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या है, ये देखिए आप ऐसा हमारा ब्रेन इस तरीके से परसीव नहीं करेगा कि हाँ यहाँ पर 6 डॉट्स हैं, ये नहीं बताएगा। ये बताएगा कि इस जो होते हैं 3 डॉट्स का 2 ग्रुप है। हमारा ब्रेन जो होता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है। एक स्पेस ने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हम इसको अलग अलग परसीव नहीं कर रहे हैं बल्कि हम 2 ग्रुप्स में परसीव कर रहे हैं। इस तरीके से जो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम करता है। मीनिंग, फिजिकल क्लोजनेस लीड्स टू ग्रुपिंग इन परसेप्शन, ठीक है। जो चीज़ें पास पास होती हैं उनको एज अ ग्रुप मान लिया जाता है। इस तरीके से जो होता है ये ब्रेन परसीव करता है हमारा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है, वी टेंड टू परसीव स्मूथ कॉन्टिन्यूअस पैटर्न रादर देन ब्रोकन डिसजॉइंट ऑनलाइन, ठीक है। मतलब ये है कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस होती हैं वो क्या करता है हमारा ब्रेन उसे इजिली परसीव करता है और उसकी मीनिंग्स जो होता है वो निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी ए वेवी लाइन crossing a straight line, you still see them as two continuous line, not as disconnected part। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये कोई वेवी लाइन है जो इसको क्रॉस कर रही है। अब मेरा ब्रेन कैसे इसको परसीव करेगा, मेरा ब्रेन ऐसे थोड़ी ना इसको परसीव करेगा कि हाँ ये आधा है, ये आधा है, ये भी आधा है। नहीं, ये एक पूरी सीधी लाइन है और ये एक पूरी टेढ़ी लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इस तरीके से जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को परसीव करता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मीनिंग, आवर ब्रेन प्रीफर्स कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग लाइन्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चीज़ों को जो होता है हमारा ब्रेन ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर बताता है वी टेंड टू फिल इन द मिसिंग पार्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट फिगर टू मेक इज कंप्लीट एंड फैमिलियर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन यू सी ए डॉटेड सर्कल
योर ब्रेन स्टिल परसीव इट एज फुल सर्कल। मतलब क्या है, ये जो आप डॉटेड सर्कल यहाँ देख रहे हैं, मेरा ब्रेन कैसे इसको परसीव करेगा? मैं कैसे कहूँगी कि हाँ ये जो डॉटेड सर्कल है ये सर्कल कैसे है, ये हेमी सर्कल कैसे है, ये हेमी सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, मैं कैसे बताऊंगी? कैसे? क्योंकि मुझे पता है ना कि फुल सर्कल क्या होता है। पहले मेरे दिमाग में तो यही आएगा कि फुल सर्कल तो ऐसे होता है, ये कटेगा तो फिर ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो क्या करता है कि चीज़ों को जो होता है पहले फुल इमेजिन करता है। ठीक है, स्टिल परसीव है फुल सर्कल। मतलब क्या है, मेरा ब्रेन जो होता है उसको फुल सर्कल की तरह परसीव करेगा। ठीक, तो इसका जो होता है मीनिंग ये होता है। अब आ गया हमारा परसेप्शन टेंड टूवर्ड्स कंप्लीटनेस एंड होलनेस। मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन कंप्लीटनेस एंड होलनेस जो होता है वो लाइक करता है और किसी भी वर्ड, किसी भी सिंबल के कंप्लीट मीनिंग को समझता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेट, मतलब मूवमेंट। एलिमेंट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और स्पीड आर प्रिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। मतलब है जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारा ब्रेन उनको क्या करता है, सेम ग्रुप की तरह जो होता है वो परसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर इन द स्काई इज सीन एज सिंगल ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल बर्ड। जो चीज़ें साथ में मूव करती हैं, साथ साथ रहती हैं, उनको हमारा ब्रेन एज अ ग्रुप जो होता है वो ट्रीट करता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री कहती है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग यूनिफाइड फिगर। फॉर एग्जाम्पल, two symmetrical shape on both side of line are seen as balanced whole। मतलब सिमेट्रिकल चीज़ें जो होती हैं हमारा ब्रेन उनको ईजिली परसीव करता है। ठीक है, अब सिमेट्रिकल हो गई, सिमेट्रिकल चीज़ें में हमारा ब्रेन इजीली इसलिए परसीव कर पाता है क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी ही इस तरीके से होती है कि जो जिस तरीके का स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस उनका नेचर अगर सिमेट्रिकल इस टाइप का है तो वो जल्दी उनको परसीव करेगा और प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री काम करती है। और अदर्स प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी भी जो होता है कुछ इसी तरीके से है। वो क्या बताती है, वी परसीव ऑब्जेक्ट इन द सिंपलेस्ट, मोस्ट रेगुलर एंड मोस्ट स्टेबल और पॉसिबल फॉर्म। मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जो होता है सिंपलेस्ट चीज़ों को ज़्यादा लाइक करता है, मोस्ट रेगुलर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं इजीली परसीव हो पाती हैं, कम टाइम लगता है प्रोसेस करने में, जो होता है कम एनर्जी लगती है और मेमोरी में स्टोर भी जल्दी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वी सी द ओलंपिक लोगो एज 5 इंटरलॉक सर्कल रादर देन मेनी कॉम्प्लिकेटेड कर्व। ठीक है, many complicated curve, meaning our brain tries to simplify and organize complex stimuli। मतलब क्या है, हमारा ब्रेन जो होता है इस तरीके से बनाया गया है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या करता है, सिंपल करके उनकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उनके मीनिंग्स निकालता है। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी जो होते हैं वो परसेप्शन में अपना रोल दिखाती है। ठीक है, अब आ गए हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उसमें आ गया हमारा फैक्टर सबसे पहला तो परसीवर हो गया। परसीवर जो पर्सन है जिसे चीज़ों को परसीव करना है, समझना है, वो हो गया। तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके एटीट्यूड एंड बिलीफ कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि परसेप्शन कैसा होगा। मोटिव एंड नीड्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनालिटी, इन सभी पर जो होता है वो जो होता है परसेप्शन डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड एंड बिलीफ क्या है, पर्सनल ओपिनियंस एंड वैल्यू सिस्टम शेप हाउ इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड। उसका खुद का माइंड सेटअप कैसा है ये डिपेंड करता है कि उसका परसेप्शन कैसा होगा। मोटिव्स एंड नीड्स, उसके डिज़ायर्स कैसे हैं। इंटरेस्ट होगा तभी किसी चीज़ पर फोकस करेगा और तभी उसको लर्न करेगा। एक्सपीरियंस, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, उसके जो भी प्रेजेंट एक्सपीरियंस हो गए रिलेटेड टू एनी इवेंट्स, ये भी जो होता है वो डिपेंड करते हैं कि किसी भी पर्सन का जो होता है वो परसेप्शन कैसा होता है। नेक्स्ट है, इसी में हमारा आ गया फैक्टर। अब ये कौन सा फैक्टर है, ये फैक्टर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन, जिसे हमें परसीव करना है, एक्चुअल में जिसके मीनिंग को हमें समझना है। तो इसके जो होता है वो हमारा
ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे फैक्टर, हमारे टारगेट हो गए या टारगेट बोलो या स्टिमुलस बोलो, जिन्हें परसीव करना है, तो उसकी नोवेलिटी मतलब वो कोई नई चीज़ हो, सडन आ जाए, अनफेमिलियर और न्यू थिंग आर नोटिस्ड क्विकली, मतलब जो नई चीज़ें हैं हमारा ब्रेन उन्हें जल्दी नोटिस करता है। मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट आर मोर इजिली परसीव्ड, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोर इजिली परसीव्ड होते हैं देन स्टेशनरी वन। साउंड, साइज, शेप एंड कलर, अभी पिछले जो अभी जो होता है प्रिंसिपल्स में ही बताया गया है कि सिमेट्री, साइज, शेप, कलर ये परसेप्शन की किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये जो होता है ये भी अपना रोल्स इसमें दिखाते हैं। बैकग्राउंड एंड कॉन्ट्रास्ट, फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल इसको अच्छे से समझाता है कि कैसे जो होता है हमारा ब्रेन कॉन्ट्रास्ट और बैकग्राउंड से परसीव करता है चीज़ों को रिलेट करके। प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी इसको अच्छे से समझाता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इन द सिचुएशन। अब आ गया नेक्स्ट हमारा इसमें फैक्टर रिलेटेड टू सिचुएशन। अब सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि पर्सन का परसेप्शन कैसा होगा, ठीक है। अब सिचुएशन में हमारा क्या क्या फैक्टर आएगा, सिचुएशन में हमारा आ गया टाइम, वर्क और सोशल सेटिंग, कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट। मतलब क्या है, ये सिचुएशन के फैक्टर्स हैं। टाइम कैसे है, मॉर्निंग वर्सेस नाइट, बिजी वर्सेस काम सिचुएशन अफेक्ट परसेप्शन, ठीक है। मॉर्निंग वर्सेस नाइट ये भी डिपेंड, मॉर्निंग में लोग जो होते हैं वो फ्रेश फील करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका अटेंशन लेवल भी अच्छा होता है, तो वो चीज़ों पर फोकस करके काम करते हैं, तो उनका परसेप्शन भी अच्छा होता है, ठीक है। नाइट में लोग थके होते हैं, खाना पीना खा के सोते हैं, तो फिर उतना उनका काम करने का कोई मन नहीं होता है, तो नाइट जो होता है टाइम पे कुछ अलग ही लेवल का जो होता है मेंटल स्टेटस होता है, तो वहाँ परसेप्शन कुछ अलग होता है। बिजी वर्सेस काम सिचुएशन, बिजी सिचुएशंस में लोग जो होते हैं ज़्यादा जो होते हैं काम करते हैं, बहुत ही जल्दी में काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में परसेप्शन की क्वालिटी कुछ और ही होगी। काम है तो वो अच्छे से उसके मीनिंग्स को समझेगा, पूरा प्रोसेसिंग होगी, तो अलग अलग सिचुएशन पे इस तरीके से ये डिपेंड करता है। वर्क और सोशल सेटिंग, वर्क और सोशल सेटिंग हम जो भी हमारा ऑक्यूपेशनल एरिया जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर भी डिपेंड करता है। ए बिहेवियर में परसीव डिफरेंटली एट वर्क प्लेस दैन ए पार्टी, मतलब क्या है, किसी भी पर्सन का वर्क प्लेस पे कोई और बिहेवियर हो सकता है और पार्टी में कोई और बिहेवियर हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्शन। कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है किसी भी इंसान के परसेप्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो कल्चर्स में जो हमारे मोरल बिलीफ डेवलप होते हैं शुरू से लेके, बचपन से लेके जब भी लोग बड़े होते हैं, तो ये जो होते हैं वो जो होते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल तो वो शेप करते हैं, वो शेप करते हैं किसी भी पर्सन के बिलीफ को, और वो बिलीफ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं परसेप्शन में। अगर वो बिलीफ अच्छे हैं तो फिर अच्छी मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग्स देंगे, पर अगर वो बिलीफ अच्छे नहीं है तो फिर वो नेगेटिव मीनिंग्स भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, करंट इवेंट शेप हाउ पीपल इंटरप्रेट मैसेज, ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, अब पॉलिटिकल क्लाइमेट से अभी जो होता है चुनाव का माहौल चल रहा है, तो उसमें जो होते हैं लोग अलग अलग तरीके से लोगों से अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग राय बना रहे हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जो नए लोगों की बातें सुन रहे हैं उनके बेसिस पे। तो ये जो होता है ये फैक्टर होते हैं हमारे सिचुएशन के, जो कि परसेप्शन को जो होता है अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अटेंशन और परसेप्शन, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आगे के जो कॉग्निटिव प्रोसेस के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।